बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरी और आमिर मतीन साहब की तरफ से आप लोगों को हम खुश आमदीद कहेंगे। वो कहते हैं ना कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। तो इन मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ अगर हम देखते हैं तो देखना होगा कि इसके इम्कानात कितने हैं। अगर इम्कानात रोशन है मगर फिर भी नाउम्मीदी है तो इसकी वजह क्या, ये आमिर साहब के हम तज़िये में जानेंगे। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो आईनी बहरान भी है जो अपना फन फैलाए खड़ा हमें बाकायदा नजर आता है। वज़ीर दिफा समेत पूरे पार्लियामेंट ने यह फैसला किया है कि जजेस से उनके माजी का हिसाब मांगा जाएगा। अब सवाल यह कि क्या पार्लियामेंट के पास इतना इख्तियार है कि वो जजेस से हिसाब मांगेगी या उनका एहतसाब कर सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की तरफ जाएंगे तो वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान के इख्तियारात के हवाले से भी बात करेंगे जो कि चैलेंज हो गए, चीफ सेक्रेटरी या फिर वाइसराय। ये कहानी क्या है, इन दोनों के दरमियान आखिर ठन जाने की वजह क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, जिस वक्त आप और मैं ये गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त हुकूमती और पार्टी और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी यानी कि फाइनल राउंड चल रहा है, कितनी उम्मीद आपको इसके कामयाब होने की नजर आती है? मुझे तो जैसे बयानात है मुश्किल ही लग रहा है ये सारा कुछ। ये तो बच्चे से पूछ लें तो वो कहेगा ये क्या मजाक चल रहा है। हमें छोड़े, खुद उनके जो बयानात चल रहे हैं आज जो माशाल्लाह ख्वाजा आसिफ साहब ने, बहरहाल वो उनके सरकर्दा लीडर हैं, वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर दिफा हैं और मेन इनके स्पीकर हैं वहाँ पे बोलने वालों में से। तो उनकी मैं पढ़ देता हूँ। बल्कि उन्होंने जी आज तो रोज़ एक नया लेवल आता है अदलिया के ऊपर हमले का। हम कहते हैं नहीं ये बस आखिरी लेवल आ गया है। वो पता चलता है जी इससे आगे जाया जा रहा है, इससे आगे चले जाते हैं। और वो पता नहीं इसमें क्या उनकी लीनियंसी के पीछे क्या मंतक है अदालत की, किसी ना किसी स्टेज पे किसी ना इन सबको ये रोकना पड़ता ही है, मगर अभी तक नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी गुंजाइश होती है बोलने की, मगर पार्लियामेंट के ऊपर भी एक कदगन है उनके कॉन्डक्ट के ऊपर, अदलिया की, जजेस की, उसके ऊपर आर्टिकल 68 बड़ा क्लियर है, नहीं बात हो सकती। मगर ये सुन लें, आज तो उन्होंने पूरी तोपों का रुख कर दिया। उन्होंने कहा जी पहले आप अपने तो बैठ के अंदर पंचायत लगाएं, इसके बाद हमें हदायत जारी करें। ये जो आप कह रही ना बातचीत का, ये ख्याल से सब उनके पूरे सुन लें। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात, पंचायत, महफिलें लगाना या हदायत देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। आइन के तहत उनके फ़राइज़ में कहीं नहीं लिखा कि वो पंचायत लगाएं। तो बल्कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जो मेन फोकस इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इस वक्त आइनी सियासी बहरान है वो 90 दिन के इलेक्शन का है। ये आज भी जो सारी डिस्कशन होती रही, ये दूसरा जो प्रैक्टिसेस वाला बिल जो था जिसके अंदर के इस्लाहात होनी चाहिए 184 अज खुद नोटिस के हवाले से, वो भी एक इशू इम्पॉर्टेंट इशू है, मगर वो फ़िलहाल साइड इशू है। उसके अलावा ये एक दिन इलेक्शन करवाने वाला भी साइड इशू है। वो एक दिन में फैसला होता है, उनको ज़रूरत ही नहीं थी कि आपस में वो कहें कि ख्वाहिश का इजहार। असद उमर को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। ठीक है, ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, पर अदालतों को फैसला दे देना चाहिए। फिर जो इम्प्लीमेंट नहीं करता उसका फैसला तारीख करती है या फिर अवाम करती है या फिर अवाम करती है उसके मुताबिक। तो जो उनका ये काम नहीं, और ये तो खुद ललकार के कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि आप जो है फैसला करें, आप पंचायतें क्यों करवाते फिर रहे हैं। तो ये फैसला बिल्कुल जो है फौरी तौर पे इसका भी करें कि जनाब आइन में और कानून में मुझे इसमें कोई सब्जुडिस वाली बात ही नहीं, क्लियर है। कोई आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक दिन होने की ज़रूरत है। जो पार्टी समझती है कि उसके मफाद में उसको बेहतर मैंडेट मिल सकता है किसी दिन इलेक्शन करने का, ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का इख्तियार जो है बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई बहाम नहीं है। दूसरा ये है कि ख्वाजा साहब की बड़ी आज एक बड़ी उन्होंने जो है ना अपनी जिस तरह उनकी टिपिकल वो होती है, आज दोबारा वो जान आई हुई थी दरमियान में। वो जब बुरे हालात आते हैं तो बुझ जाते हैं, फिर उन दोनों उनकी आवाज़ अब वो टोटली पुरजोश में है और उनको नज़र आ रहा है कि वो पूरा अदलिया के हाथों शहादत चाह रहे हैं कि एक दफ़ा हो जाए। और वो शहादत के पीछे उनके नज़र आ रहा है कि वो उनको पीछे से थपकी दी जा रही है, तो ये शहादत वो मांग रहे हैं। तजादात क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 75 साल का अदलिया का हिसाब मांग रहे हैं,
जबकि फॉर एग्जांपल उसके अंदर उन्होंने नसीम हसन शाह साहब का जिक्र किया क्या कि उनका भी जो है ना हिसाब होना चाहिए, जिंदा हो या मुर्दा हो उनका हिसाब होना चाहिए। नसीम हसन शाह के बेनिफिशियरी सबसे बड़े कौन थे? नसीम हसन शाह ने भुट्टो साहब की जो जुडिशल मर्डर किया था उसके अंदर उनके सिग्नेचर थे, तो वो उनको फांसी लगवाने का जुडिशल मर्डर का बेनिफिशियरी कौन था? वो ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद साहब थे, जिनके मतलब एक दफ़ा ने उन्होंने कहा जी जो भी फौजियों के साथ खड़ा हो चाहे मेरे वो वालिद हों वो भी गलत थे। तो आज जो ये इम्पोर्टेड सिलेक्टेड करते फिर रहते, आज एक इनके साथ खड़े हुए हैं। तो इनका दूसरा नसीम हसन शाह वो जज थे जिन्होंने 1993 की तमाम असम्बलियाँ आज तक कोई बहाल नहीं हुई, जिसको भी फारग किया गया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। सिर्फ एक असम्बली थी, एक को 85 वो करने वाले थे, और वो जनरल बेग साहब की फेमस स्टेटमेंट उन्होंने कहा मैंने उनको भेजा कि खबरदार जो है ऐसे ही करने की कोशिश की तो मैं आपको अच्छा सलूक नहीं होगा। वो इल्ज़ाम लगता है कि वसीम सज्जाद साहब के थ्रू ये पैगाम भिजवाया गया था। बहाल एक ही हुई है, वो थी 1993 की, कि 1993 और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे वो नसीम हसन शाह थे। माजरत मुझे शामिल करने दीजिए, इस वक्त हमारे कानून बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने मुझे किया, बहुत शुक्रिया। एतजाज एहसन साहब को वैसे ही आजकल जो है हम उनसे गाइडेंस हासिल करते हैं, मगर जो मैं 1993 का जिक्र कर रहा हूँ ये मुकदमा एतजाज एहसन साहब ही लड़ रहे थे। तो मैं चौधरी साहब यही आजकल की जनरेशन को ये माजी भूल जाता है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी जो है ना धूम धड़क्के वाली आज बड़ी सख्त किस्म के अल्फाज किए, और उसमें नसीम हसन शाह का जिक्र किया कि उन जैसे जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। तो वो अगर ट्रायल होगा तो उसके बेनिफिशरी में ये फरमा रहा था कि यही रहे हुए हैं। आप जरा रोशनी डालें माजी के वाले से, फिर आज पे बात करते हैं। जी फरमाइए। जी मैं यही चाह रहा था कि आज जो ये उन्होंने कहा कि जुडिशरी का बिल्कुल ऑफ कोर्स हमारी बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री रही हुई है, पर आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरीके से कहा कि नसीम हसन शाह जैसे लोगों का भी ट्रायल होना चाहिए, तो नसीम हसन शाह साहब के फैसलों का, जैसा कि भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर था या 93 की हुकूमत की जो बहाली थी, उसके बेनिफिशरी तो नून लीग रही हुई है, ख्वाजा साहब रहे हुए हैं, ख्वाजा साहब के वालिद साहब रहे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 1993 वाली वाहिद असेंबली है कौमी असेंबली, जो पूरी तरह मुकम्मल तौर पे बहाल कर दी गई थी। 18 अप्रैल को 18 अप्रैल 1993 वो असेंबली डिसॉल्व हुई थी। आपको याद होगा कि 17 अप्रैल को नवाज शरीफ को मौका दिया गया था कि वो एक तकरीर कर लें, और वो तकरीर उन्होंने की थी कि मैं डिक्टेशन नहीं देता वो, और उस अगले दिन वो असेंबली डिसॉल्व हो गई थी। 26 मई 1993 को वो असेंबली बहाल हुई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत, और एक डिसेंट था वो सज्जाद अली शाह साहब का था। बाकी 11 जजेस ने कहा कि ये असेंबली गलत डिसॉल्व हुई है, और इसाक खान का जो फैसला है तो प्रेसिडेंट का 58(2)B के तहत आर्टिकल 58(2)B था वो आईनी नहीं है, और 26 मई को बहाल हो गई थी। पर फिर काकड़ फार्मूला आया, क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आपस में बाहमी तौर पे चलने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक के गवर्नर पंजाब की अपॉइंटमेंट पे भी तनाजा हुआ, आर्मी चीफ पे भी तनाजा हुआ। तो काकड़ साहब आ गया एज आर्मी चीफ, उन्होंने फिर दोनों से इस्तीफा लिया, और 17 जुलाई 1993 को उन्होंने दोनों से इस्तीफा ले लिया, और दोनों ने इस्तीफा दे दिया। उसकी कई स्टोरीज है, बड़ी दास्तानें बनी हुई है, इसमें की जरूरत नहीं है, पर कई ह्यूमर इन यूनिफॉर्म किस्म की भी स्टोरीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग। पर ह्यूमर इन द प्रेसिडेंसी भी उनको कहा जा सकता है, और ह्यूमर इन दी। बिल्कुल साहब, ये माजी की भी बात करते हैं, क्योंकि माजी का जानना आज माजी में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश साहब जाते हैं। मैं पहले हाल के वाले से आपसे करना चाह रहा हूँ कि आपने बड़ी उम्मीद दिलाई, एक वकला ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और इस ख्वाहिश का इजहार किया, तो एक ये तासुर सा बन गया था कि जस्टिस अताब बंदयाल साहब ये कार्नेलियस के रास्ते पर जाएंगे, मगर अभी थोड़ा सा वो मुझे ऑफ ट्रैक नज़र आते हैं।
कि 27 तारीख की बजाय आज मई का महीना शुरू हो गया है और वो जो कट ऑफ डेट थी पैसों की जो कि हुकूमत ना 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 रोज किए जा रही है, ऑब्वियस है उनसे रोज रोजाना पूछा जाता है जी आपने करना है नहीं करना, और हम वो 183 के मसाइल पे और जो है एक दिन असम्बली इलेक्शन करवाने के उस पर चल गए हैं। जो मेन मसला था 93 के ऊपर, उसके ऊपर पेश रफ्त नहीं हो रही और उस तरह नहीं हो रही जिस तरह का आपको ये तासुर था या आपने हमें उम्मीद दिलाई थी। आमिर, आज की तकारीर सुन के, कल की और आज की, कल की मरियम बीबी की कल, और आज ख्वाजा आसिफ की जो पहले हो चुकी है, शायद मेरा ख्याल है इस वक्त भी वो बोल रहे हैं, पर मैं किसी टेलीविजन के सामने नहीं हूँ। पर आज की भी सुनी जो पहली उनकी तकरीर थी, वो सुनने के बाद तो मैं ये इस मामले पे कि ये कहीं भी कुछ भी, ये तो अब इन्होंने आईनी या कानूनी एतबार से खुद कुछ जैकेट पहन लिए हैं नून वालों ने, और वो सारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग को और सारी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को उड़ा देना चाहते, और उनको फायदा ये है जो एक सहूलत मिली हुई है वो कि इमरान खान अपनी पार्टी को लेके बाहर ही चला गया। सारी एमएनए वो 140 बैठे हुए होते तो फिर भी ये देखते जिस तरह तकरीर ख्वाजा साहब कर रहे होते। हमने तो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में तकारीर की है और बड़ी बूइंग और ये वो उसके दौरान, और लेकिन ये तो इनकी बड़ी शीशे के सामने खड़े होकर तकरीरें करने वाले बात है जो आजकल कर रहे हैं, और बड़ी हेरोइज्म दिखा रहे हैं। पर लेकिन इन्होंने जो जिस तरह का लिंगुआ इस्तेमाल किया है, जबान, लहजा, अब वो बीबी कहती है कि जी ये गैंग, ये ग्रोह, इसमें 2 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी एक ने कहा चीफ जस्टिस होना है, कल में तो परसों होना है, और फिर ये ख्वाजा साहब कहते हैं जंग, हमारी जंग है। जंग हथियारों वाली ना भी हो पर जंग है, एक मतलब है इसमें या तुम या हम, और वो राना सनाउल्लाह पहले ही कह रहे कि जहाँ हम रहेंगे या वो रहेगा, वो से मुराद उनकी उस वक्त जो बात कर रहे थे इमरान खान है। अब इस किस्म का जहाँ लहजा हो जाए, ये तो पार्लिमानी लहजा भी नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो लहजा नहीं है, और ये इस किस्म की थ्रेट देना, ये तो सबको ही लेके खुद कुछ ट्रक में बिठा के और चल रहे हैं और लिए जा रहे हैं बड़े मजे से, बड़े खुश हैं, बड़े हंसते हुए जा रहे हैं ये। और इनका तो इन्होंने तो मैं समझता हूँ कि ये इनका तो जो सब, सॉरी आपकी बात कट रही, इनकी तो समझ आ रही है, मगर अदालत जो है, चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो भी 27 को जो उम्मीद थी कि जब ना आएगी तो ये 1 2 3 4 करके बुलाना लोगों को शुरू करेंगे, वो भी ये पंचायती उसकी तरफ माइल नजर आते हैं, जिस पे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। जिनको वो पंचायत के लिए कह रहे हैं वही उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। आमिर, ये बड़ी जरा ये भी थोड़ी सी दुख की बात है। मैं पहले तो कहता था कि इनको चीफ जस्टिस ने, मैंने एक मजमून भी लिखा था व्हाट सीजेपी शुड डू, एंड कुछ महीना डेढ़ पहले, और मेरा ख्याल था कि अगर एक एक को बुला के और कहे कि ये आपका बयान आया कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, बेंच को भी नहीं मानते, उसके फैसले को भी नहीं मानते, और स्टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट सलाह दे के कोर्ट नाउ राइजिंग को डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो ये तो चाहते हैं कि कुछ शहीदों का लहू लगा के उंगली पे और शहादत का दर्जा, सियासी शहादत का दर्जा लें। इस तरह इनका जुडिशरी को नहीं चलने दिया, हमें नहीं चलने दिया। हालांकि जबान उनकी आज जितनी है, और लेकिन अब तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अदलिया को बिल्कुल अपना हाथ खींच के रखना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर करें इस डिस्कोर्स को। और वो भी पता नहीं चीफ जस्टिस साहब ने क्यों मंगा लिया कि रिकॉर्ड मंगाओ, तो भी अब इग्नोर करें, उसको भी लंबा डालें। कोई लिखें कि पार्लियामेंट और जुडिशरी आर टू इक्वल एंड को इक्वल
इंस्टीट्यूशन, और अगर वो नहीं हमारे ख्याल में परहेज करते तो हम ये समझते हैं कि हमें परहेज करना चाहिए और हम इसमें डिस्प्यूट में नहीं पड़ते। हाउएवर वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन अब 90 डेज जरूर दे जाए, क्योंकि उस पर सब यूनानिमस होंगे, ये 15 के 15 जज भी यूनानिमस होंगे कि 90 डेज की कैद है, उस तक रखें अपने आप को और फैसला दें और बेंच खत्म करें, अगले 14 तारीख तक ही तय कर दें कि जी ये तो इन्होंने इम्पॉसिबल, ह्यूमनली इम्पॉसिबल कर दिया ना 14 की डेट को मिलना, इन्होंने ह्यूमनली इम्पॉसिबल कर दिया। अब 10 दिनों में तो पूरा इलेक्शन नहीं हो सकता, लिस्टें भी बने, छपे भी, वोटर्स की भी, और वो पोलिंग स्टेशन पे भी पहुंचे, पोलिंग प्रेजाइडिंग अफसर भी पहुंचे, वो ह्यूमनली अब इम्पॉसिबल है। तो ये अब अपने से और इन पे मलबा जजिस पे पड़ता ही नहीं, जजिस ने तो मौका दिया है, हम तो ये समझते रहे बहुत लीनियंटली किया है। पर अगर मैं अभी किसी दोस्तों के पास बैठा हुआ था तो मैं याद कर रहा था कि जिस दिन मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब निकले हैं पिंडी या इस्लामाबाद से जीटी रोड से आते हुए और ये कहते आए हैं कि मुझे क्यों निकाला और खलाई मखलूक और अनदेखे हाथ, तो उस दिन अगर और ये पांच अफराद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर जब वो जाती उम्रा पहुंचते तो एक परवाना लेके खड़ा होता कि सुबह 11 बजे जी आपको चीफ जस्टिस साहब की तरफ पेश होना है, वो वहां पहुंच जाते 11 बजे, तो उसी मोटरवे पे वापस आते हैं। तो वो उसी वक्त कहते हैं अंग्रेजी में निपिंग द ईवल इन द बड और स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो वो हो जाता, वो तब भी कहता था, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ। अब अदालत को मेरे ख्याल में कुछ रिट्रीट ही करना पड़ेगा, चाहे वो स्ट्रेटेजिक रिट्रीट हो, चेयरमैन माओ सेतुंग जैसा कहते हैं नहीं, वो बिल्कुल चौधरी साहब आप सही फरमा रहे हैं कि अब 14 को तो इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि 27 तारीख का हमें बताया जा रहा था कि कट ऑफ डेट है, अगर उस तक इलेक्शन कमीशन में पैसे नहीं आते तो ये तारीख आगे चली जाएगी, क्योंकि वो गुजर चुकी है। जिस तरह आपने फरमाया कि अभी ये आइंदा 13 दिनों में ये नामुमकिन है कि ये चीज़ें की जा सकें। चले मान लेते हैं कि हफ्ता 10 दिन और दे दिए जाएं, मगर हफ्ते 10 दिन के लिए भी जो अदालत को सख्त अहकाम देने चाहिए उन लोगों को जो कि टोटल डिफाइंस कर रहे हैं, वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे, वो पीछे हटती हुई अदालत नज़र आ रही है। क्या ये टेपों की वजह से डर गए हैं या कोई और ऐसा मसाला है जिसकी वजह से डराया जा रहा है? ये टोटल सीधा सीधा कोर्जन नज़र आ रही है यहाँ पे। ये देखे मसाला जो है ना, ये असला से भी निकला है, वो एक ही सोच है, गोश्त में सीन है, उसमें स्वाद है, पर लगता है एक ही सोच से है। तो वो मसाले वाले जो है वो मेरा ख्याल है बैक कर रहे हैं पूरी तरह मियां नवाज शरीफ के एफर्ट को, लगता तो यूं ही है। जी, तो मैं आज की वो इसमें दोबारा जा रहा हूँ कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको बना दिया कि जी ये असम्बली की, पार्लियामेंट की तकरीम और जो है जुडिशरी की आपस में कंपटीशन है और ये फैसला होना है कि सुप्रीमेसी किसी की है। हालांकि आइन के अंदर तो डायकॉटमी पा रहा है, बड़ा क्लियरली है, मगर ये असम्बली जो कि आपको हमको सबको पता है कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट के भी बनने पे ऑफ कोर्स एतराज़ात थे, इस गवर्नमेंट का भी सबको पता है कि किस तरीके से बनाई गई, पंजाब की गवर्नमेंट भी सबको पता है, वहाँ तो ओपनली लोटे हुए। तो एक ऐसी असेंबली जिसके अंदर एक सबसे बड़ी मेजर पार्टी चाहे गलती से गई वो नहीं है, तो उसकी क्या मॉरल अथॉरिटी रहती है कि वो चैलेंज करे जुडिशरी को कि इनका 75 साल का हिसाब लिया जाए? वो आप मॉरल अथॉरिटी तो कोई नहीं है, आपने जैसा पूछा, बिल्कुल कोई नहीं है। मॉरल अथॉरिटी क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर एक ही जमात हुई है इस मुल्क में, और उसी की जमात के वक्त पहली दफा भी दरार पड़ी है और सिद्दीक ने अपनी कमजोरियां जाहिर कर दी और मिन हैसुल जमात और दरार पड़ रही है। जो मैं तो 2 साल से
टॉक शोज में कह रहा हूँ बहुत दरार पड़ी है, इसको कुछ रिपेयर करने की कोशिश करें। और वो कहाँ से वो शुरू हुई थी, कहाँ से वो बन गई अब इतनी गहरी कि अब वो अना का मसला ही बन चुका है कि वो अब पहले भी मैं किसी जगह आज सुना चुका हूँ कि वो शबनम शकील का शेर जो है, ये खैर शर की बात नहीं है, यहाँ तो बस टकराव हो गया है अना का अना के साथ। अब वो अना यही तरह ज्यादा चल रही है। अब कल काजी साहब नहीं गए चीफ जस्टिस की एशाइये पे, और अगर चले जाते तो अच्छा ही होता। क्या कोई बुरा नतीजा तो नहीं निकल सकता था, तो अच्छा ही होता। कोई रप्चर शायद अमेंड हो जाता बिटवीन दी जजेस जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी को जब भी अंदर से कमजोर भी हुआ है तो बाहर से बाहर हुआ है। या तो वो खड़ी हो गई है टू गेन स्ट्रेंथ, या फिर वो बिल्कुल सबमिट कर दिया है। तो अब भी मेरा ख्याल है इट इज गोइंग टू डू एंड शो सम मोर वीकनेस, बट आई थिंक politicians have played a greater role। और मियाँ साहब आखिरकार 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 3 मरतबा निकाले जा चुके हैं और फिर आ चुके हैं, और ये 4थी मरतबा भी उन्हीं की वजारत उस्मा है। शहबाज साहब तो एक अलामत है। चौधरी साहब, आप बहुत ज़्यादा पुरिज्म थे कि क्योंकि आपने कई दफ़ा फरमाया, हमारे प्रोग्राम में भी बताया कि आप बड़ा क्लोजली जो मौजूदा बेंच है उमर इत्तेहाब बंदयाल समेत साहब चीफ जस्टिस साहब के करियर को देखते रहे हैं, और आपका ये अंदाज़ा था कि वो बिल्कुल खड़े हो जाएंगे और बिल्कुल भी ये प्रेशर्स जो उन पर डाले जा रहे हैं इससे नहीं घबराएंगे। मैं ये कह रहा था कि आप बड़े पुरुमीद थे कि चीफ जस्टिस जो हैं वो खड़े हो जाएंगे और प्रेशर से नहीं घबराएंगे। आप अभी भी पुरुमीद हैं? उम्मीद तो रहती है, पर बड़ी कमजोर सी उम्मीद लगी है आपकी आवाज से। अच्छा, वो आप जो भी नतीजा निकाल लो, मैं आपको उसका निकालना है। पर मैं अभी भी सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट एंड decision will be the last one and the last laugh ultimately। अगर ये क्या इस पे छोड़ जाए कि जी 90 days पीरियड इज मैंडेटरी, और यहाँ इस वजह से ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी हो सकी और वो वजूहत बता दें जो ऑब्वियस है, तो वो भी एक बड़ा इशू कल ही बन जाएगा। तो मतलब कल इन द हिस्टोरिक सेंस, कल ये नहीं कि कल आज 3 तारीख है तो कल 4, बस कल से मुराद टुमारो इन द हिस्टोरिकल डायमेंशन। वो ये इशू तो एक बैरिड अलाइव इशू जिस तरह होता है, बैरिड अलाइव ये अपना शायद मसूद साहब इस्तेमाल करते हैं इस तरह। ये इश्यूज जो है ये बड़े बड़े ये बैरिड अलाइव है, इन्होंने खत्म भी नहीं होना। एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से चूंकि आगे बढ़ेगी तो कुछ चीज़ें आमिर साहब के सामने मैं रखूंगी। पहली बात तो ये कि इस वक्त सियासतदान, या मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात करूं, वो कहते हैं कि जी हम फैसला भी नहीं मानेंगे मगर हम अदलिया के या जजेस के पुरखों का हिसाब भी लेंगे। वो ये भी कहते हैं कि पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी, मगर ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म की बली नहीं चढ़ाएंगे। तो ब्रेक से वापस आके आमिर साहब से मैं जानूंगी कि आखिर वो चाहते क्या है, मर्जी क्या है उनकी। ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब जो एतजाज हसन साहब बातें करके गए हैं, पहले तो उन्हीं बातों से आगे शुरू कर लेते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी इनके पुरखों का हिसाब लेंगे, मगर उन्होंने ये भी कहा कि हम भी अवाम के पास जाते हैं, हर 5 साल के बाद अपना हिसाब देते हैं। तो अब तो बात हिसाब के साथ चल पड़ी है। वो असल में हमारे सफ़ेद बालों का एक ये फ़ायदा है कि हम 30-35 साल से ये खेल देख रहे हैं, और एतजाज हसन साहब क्योंकि हमारे से भी 20 साल ज़्यादा सीनियर हैं, याद रहे कि वो 1977 की असम्बली के अंदर वज़ीर थे
तो सिर्फ वही देख लिया जाए तो आधे सेंचुरी से ज़्यादा उनकी एक्टिव सियासत में गुजर गई हुई है, मारे खाई हुई है। उनकी बेगम बुशरा बीबी ने डांगे सर पे खाई हुई है, खून निकला हुआ उनका। घर में एक बड़ी मशहूर एक वो तस्वीर है जिसके अंदर उनको लाठियाँ पड़ रही हैं। तो उन्होंने सिर्फ आजकल की जो जनरेशन है, क्योंकि उनको सारा 80-90 की दहाई वो नहीं याद, तो उसकी वजह उसका फ़ायदा उठाते हुए ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो हैं ये बिल्कुल मस्क करके तारीख को ये पेश कर रहे हैं। इस वक्त तो अपने आप को आज वो इस तरह प्रेजेंट कर रहे थे जिस तरह उन्होंने जुडिशरी का हिसाब लेना है और वो एक सारी उम्र एक इस्टेब्लिश स्टेटस को के अगेंस्ट उनकी एक मुहिम रही है या उनका एक जो है ना वो जंग लड़ते रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी ज़रा कि कुछ थोड़ा सा वो ख्वाजा साहब की जो अल्फाज है वो मैं दोहराना नहीं चाहिए कि थोड़ा सा इतना मस्ख ना करें, मैं वो नहीं दोहराना चाहता उनके अल्फाज। मैं थोड़ी 2-4 मिसालें दे देता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब जो थे या इनके वालिद साहब भी जो थे 1975 के अंदर 85 के अंदर जो मस्जिद शुरा में आए थे, वो भुट्टो साहब की वो मेहरबानी से और जुडिशरी की खिदमात की वजह से आए थे। 1988 के अंदर IGI जो बनाई गई थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई लोगों ने बनवाई थी। अच्छा। 1990 के अंदर तो वो डॉक्यूमेंटेड है असगर खान केस के अंदर कि किस किस बंदे को किस किस को, जिसमें नवाज शरीफ साहब के भी जब उनसे पूछने गए कि आपको भी ये पैसे पहुँचाए गए थे तो उन्होंने कहा मुझे भूल गया, याद नहीं आ रहा कितने आए थे, कौन दे के गया था। अच्छा। तो वो डॉक्यूमेंटेड है कि असलम बेग के दौर में किस किस ने कितने कितने पैसे लिए थे। 1993 में फिर जिस तरीके से इनकी हुकूमत बहाल वाहिद एक हुकूमत जो कि असम्बली डिज़ोल्व होने उसको नलीफाई किया था अदालत ने, उसके बेनिफिशरी ये थे, वो उसके अलग बात है कि वो काकड़ फार्मूला हो गया था। 97 में फिर जो है फारूक लगारी के साथ मिलके इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके बीबी की गवर्नमेंट कराई। 2013 का लोग भूल जाते हैं, उस वक्त भी जिस तरह ये जनूबी महाज बना था 2018 में इमरान खान की तरफ गए थे, वही सारे पीपल्स पार्टी के जो लोटे बना के वो साउथ पंजाब से ख़ास तौर पे वो इनके साथ शामिल करवाए गए थे। तो अभी इस वक्त इतनी तकरीर करना, जबकि पता है कि इमरान खान ठीक है वो भी सिलेक्टेड था, आप इम्पोर्टेड वो आपको कह रहे हैं, तो आप किसके साथ खड़े हुए हैं कि ये आपने जो बाकी इदारों का हिसाब लेते हैं, आपके अपने इस वक्त क्रेडेंशियल्स क्या है? आपको नहीं पता कि ये असम्बली कैसे बनी हुई है, किसने बनवाई हुई है, पंजाब असम्बली किसने बनवाई हुई है? तो वो एक हंसी आ जाती है। वैसे वो पतली गली से निकल गए हैं, ये बात करते उन्होंने कहा कि इस तरह हम माफी मांगते हैं, हमने जो माजी में गलतियां की ये भी माफी मांगे फैसलों पे। जिनको तारीख से सियासी तारीख से कम वाकफियत है ये उनको, मगर ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये आजकल के छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये जो सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, जिसे हम यूथ करते हैं, जो सबसे बड़ा इस वक्त वोटर का हिस्सा है, वो बड़े बाशऊर हैं। वो हमारे जैसे लोगों को भी 2 मिनट में पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में तो अखबार होता था ना, वो अगले दिन मुकर जाते थे कि जी मुझे गलत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया। आज वो बच्चे जो है ना वो वीडियो पुरानी निकाल के आ जाती हैं कि जनाब ये आपने माजी में कहा था, ये आपका हाल है, ये आपका मुस्तकबिल होगा। सही है। तो वो उस तरह बात ही रही। लेकिन वैसे आमिर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी हमने माजी में जो गलतियां की हम माफी मांगते हैं, ये जिन लोगों ने जो गलत फैसले किए ये भी माफी मांगी थी। एक दफा कि मेरे वालिद साहब ने ज़ियाउल हक का साथ दिया था, मैं उस पर बड़ा शर्मिंदा हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी किसी डिक्टेटर या एस्टेब्लिशमेंट में साथ नहीं खड़ा हूँगा। इस वक्त ये 4 नंबर गेट की पैदावार है ना, इस वक्त ये जो इतने उससे बोल रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में इस पे भी माफी मांग ले। अच्छा बात आती है पीपल्स पार्टी की। एक हद तक ही वो धारणा चाहिए ना, अपने देखते हुए माजी की जो बातें हैं सारी भूल जाते हैं। ये धारणा, ये गरज वरज सारी हमें नून लीग से नजर आती है। अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर पीपल्स पार्टी को हम देखते हैं आमिर साहब, वो हमें बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है इस वक्त। उनके जितने लोग आके बात कर, खासतौर पे ताहिरा साहब वो मुस्बत रवैये के साथ पार्टी के अंदर बड़ी एक बारीक वारदात चल रही है, बड़े कम लोग गौर कर रहे हैं कि वो पहले तो उनको भी एक दिन इलेक्शन वाला वो वाली चीज़ तो चाहिए। उन्होंने सिंध की असम्बली दी, वो बिल्कुल भी आखिरी वक्त तक तोड़ना चाहेंगे, उनके पास एक अपना फ्रीडम है, मगर उनको ये सूट करती है कि अगर ये इलेक्शन पंजाब में हो जाए इस वक्त, वो बातचीत में वो पॉजिटिव हैं, नून लीग वाले पॉजिटिव नहीं है। वो नदीम कमर साहब की भी आप सुन लें, बाकी भी सुन लें कि उनको भी कायरा साहब वो पुरुमीद हैं। अगर उनका ये ब्रेक थ्रू चांस हो गया है,
वो इसलिए कि नून लीग ने बहुत बड़ी गलती कर ली है कि अपनी पार्टी टिकट नहीं लॉट की, जिसकी वजह से नून लीग को मरियम बीबी को तंदूर मिल गया, किसी को झूला मिल गया, किसी को मोर और किसी को कश्ती। आम आदमी कंफ्यूज होगा। पीपल्स पार्टी ने पार्टी टिकट्स इशू किए हैं, उनका जो है तीर का निशान होगा और ये पंजाब के अंदर उनको अगर ब्रेक थ्रू चांस हो सकता तो दिस इज द टाइम, वरना शायद अगले पता नहीं कितने साल लग जाएं। मगर क्योंकि ये नून लीग ये कोई सेटबैक हो चुका है, ये एग्जिस्टिंग रूल्स में इन्हीं उसके अंदर अगर इलेक्शन अगर हो जाते हैं, चलो 14 को ना सही 10 दिन बाद हो जाते हैं, 20 दिन बाद हो गए, क्योंकि वो तो डेट गुजर चुकी है, अब वो जो होना था वो हो चुका है। तो पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। फिर पीपल्स पार्टी के अंदर बहरहाल एक धड़ा मौजूद है जो कि आइन के खिलाफ जाते हुए उन्होंने एक ज़माने में बड़ी मारें खाई हुई हैं। 100 दफ़ा आज़ादारी साहब उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। मगर पीपल्स पार्टी के अंदर बेताशा लोग हैं जिनको आइन का, जिनको जमहूरियत का बड़ा ख्याल है, उनकी एक ज़िंदगी गुजरी हुई है इस पर। तो बड़ा इवन नून लीग के अंदर आप देखें उनके अंदर मॉडरेट हैं। आपको कहीं नज़र आए हैं जुबैर साहब? मिडिल फील्डर कहीं पे कोई नजर नहीं आ रहा। आपको जुबैर साहब नहीं नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इस तरह के लोग हैं जो साहब हैं, वो अब्बासी साहब देखें, अब्बासी साहब जो हैं ये एक बिल्कुल तबका है कि जो कि रेसिस्टेंस बेसिकली डार साहब जो है ना, उनको नवाज शरीफ साहब ने पहले भी जो अपनी गवर्नमेंटों का सत्यानाश किया उनको ठेके पे दी हुई थी। बिल्कुल वो सिर्फ जब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वर्चुअल, इस दफ़ा भी वो वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये इन्होंने और मिफ्ता साहब ने IMF से वो बिल्कुल तय मामला कर लिए थे और हालात शायद ये बेहतर कर लेते। तो उनको पता है कि उनकी एक बिल्कुल बनाई हुई गेम जो थी, जो मिफ्ता इस्माइल के हम बड़े नाकिद रहे हैं, शायद खान के भी नाकिद रहे हुए हैं, मगर ये एक हकीकत है कि उनको हटा के डार साहब को ला के मज़ीद हालात ख़राब करवाए गए। तो अंदर से उनको ये पता है कि इस हुकूमत को लेना ही एक पार्टी के लिए नुकसानदेह हुआ। कुछ अफराद के पैसे बच गए, उनके केसेस हट गए, और जिन पे केसेस नहीं थे या जिनकी जायदाद दाव पे नहीं लगी हुई थी, वो कह रहे हैं यार आपने पार्टी के मफादात के ऊपर अपने ज़ाती मफाद को मुकद्दम रखा, तो ये बेचारे कर रहे हैं। दूसरा, उनको ये आइन के उनको भी नज़र आता है कि जनाब ये आइन की हुकूमत के लिए वोट को इज्जत दो के अंदर कुछ लोग सीरियस भी थे, तो उनको भी नज़र आ रहा है। वो चुप है, वो कह रहे हैं, प्राइवेटली हमसे बात करते हैं, वो कह रहे हैं यार उनको बुलाएं, हमारे पास क्यों आजकल नून लीग का कोई बंदा नहीं आता जो है उसमें, वो पूछे, वो कह रहे हैं यार कि क्या बात करें, क्या डिफेंड करेंगे 90 दिन के अंदर इलेक्शन को, अगर कर लेंगे कल आपको रिकॉर्ड कर लेना और आपने हमें फिर अगले साल दिखाना है कि जनाब ये जुबैर साहब ये आप बात कर रहे थे। सो नून लीग के अंदर भी एक मॉडरेट है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक तबका है जो कि अगर ये ब्रेक थ्रू करवा लेते हैं, वो अगर है बहुत बड़ा यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये है कि वो चाहें तो वो गवर्नमेंट वो वाहिद है जो कि गिरा सकते हैं। शहबाज शरीफ की अगर गवर्नमेंट को गिराना चाहे तो सिर्फ पीपल्स पार्टी है, उनके पास लेवरेज है, इमरान खान नहीं करवा सकते, और उनके पास एक लेवरेज है, वो कोलिशन पार्टनर है। अगर वो इस कार्ड को खेलना चाहें, प्रेस करें कि नहीं जनाब ये हमें ठीक है 14 को नहीं, 1 महीना आगे कर लें, 15 दिन आगे कर लें, मगर इसी रूल्स के तहत उनके पास तीर का निशान है। सो तीर का पार्टी का क्लियर है, तो वहाँ पे नून लीग के तो वोटर जो होगा वो तो कंफ्यूज्ड होगा, उसे पता ही नहीं है मेरा कैंडिडेट कौन है और मैंने कहाँ पे ठप्पा लगाना है। पहली बात की आपने 90 दिन की बात की आमिर साहब, अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर 9 साल ना हो, कोई पता नहीं कब होंगे कब नहीं होंगे। तो फिर ये एतजाज साहब ने भी ये बात की कि अब कोई पता नहीं 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकती, अभी तो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं ना रह गया। कल एहसन इकबाल साहब ने यह बात की कि इतनी आइन के अंदर गुंजाइश है, अगर मौजूदा मुद्दत जो पूरी होती है आइन के अंदर उसमें इलेक्शन नहीं होता तो मजीद 1 साल ताखिर हो भी जाएगी तो कोई इसमें मसला नहीं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट तैयार करके बैठी है अपने आप। नहीं, वो जो एक तो होता है कि ऐसे नागहानी चीज़ हो जाए, जैसा कि बीबी की शहादत हो गई, जैसा कि ज़ियाउल हक का जहाज़ फट गया, तो वो एक समझ आती है, क्रेडिबल एक सब्सटेंस हो तो फिर वो ठीक है, तो आगे क्रेडिकल सब्सटेंस की हालांकि ये बदनीयती पे मबनी है और अदालत बड़ी लीनियंट रही है कि उन्होंने जो उसका इस्तेमाल करते आर्टिकल 154 है शायद, कि जिसके अंदर ये 2 दफ़ा गुंजाइश निकाल के 14 मई तक ले ली है, मगर अब इसको आप साल तक स्ट्रेच करना चाह रहे हैं जिस तरह फरमा रही हैं, तो फिर वो एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, मजाक है। ये अभी भी एक तीसरी दफ़ा भी चांस, मगर वो फिर फाइनल चांस होना चाहिए। मगर फिलहाल जो है जस्टिस मुनीर इस वक्त छाया हुआ है कि इस वक्त वो जो है ना कॉर्नेलियस साहब कहीं दूर दूर नजर नहीं आ रहे, अदालत में वो जान नहीं नजर आ रही, वो फटफड़ाहट नहीं नजर आ रही। वैसे सही आपने कहा। और आपको ये उनकी एतजाज हसन साहब जो कि बहुत ज्यादा पुरुमीद थे,
उनकी भी आज थे, आवाज में कमी भी थी। उन्होंने गुफ्तगू का जो आगाज किया एतजाज साहब ने, आमिर साहब, उन्होंने कहा कि जी अदलिया को हाथ खींच कर रखना चाहिए। अब हाथ कहां पर वो खींचेंगे, इतनी लचक दिखा दी, अब हाथ खींचेंगे कहां पे? उनकी ये एक जो मंतक थी वो बिल्कुल एक समझ आती है कि ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं कि हमें किस तरीके से ये तौहीन अदालत के अंदर वो बुलाएं, उससे सारा फोकस उस तरफ चला जाएगा, वो एक शहीद भी बन जाएंगे। तो 90 दिन के अंदर सबसे बड़ा इस वक्त इशू है 90 दिन के अंदर इलेक्शन, और दूसरा बड़ा इशू है कि तकसीम जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। 90 दिन वाला मामला तो फैसला जो जिस तरह भी देना है वो दें, उसके लिए किसी को लटकाया जाता है, कंटेम्प्ट में ना करें, उस कंटेम्प्ट में करें। 90 दिन की वायलेशन में अगर किसी को लटकाना है तो उसमें लटाएं। ये जो हर्जा सराई की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, इसको किसी स्टेज पे लेटर भी किया जा सकता है, इसको भी रोकना पड़ना चाहिए। मगर इस वक्त जो है प्रायोरिटी जो है वो 90 दिन के इलेक्शन का, ये वो कहना चाह रहे थे मेरी दानिश में। सही है, ठीक है। लेकिन आमिर साहब, जो इमरान खान साहब ने बात की, उसने उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम है, मगर इस पर नमक डाला जा रहा है। नमक कौन डाल रहा है इस पर? नहीं, वो नमक तो बात यह है कि इवन पीटीआई को भी ये अब नज़र आने लग पड़ा है, वो इसीलिए उन्होंने जो गुंजाइश निकाली है कि एक दिन के लिए, पहले वो भी बिल्कुल तैयार नहीं थी कि एक दिन के इलेक्शन के लिए, तो वो भी इसके लिए तैयार हैं, इसके लिए टाइम के लिए भी गुंजाइश, इसीलिए बातचीत का हिस्सा है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, ऑर्डर नहीं किया और उन्होंने पूरा किया। दूसरा इमरान खान ने भी नीचे आए हैं, उन्होंने पूरी ये अपने स्टांस बदला है कि वो जो कह रहे थे कि नहीं 90 दिन के अंदर इलेक्शन, मैं कहा जी ठीक है, अगर आप एक दिन का इलेक्शन कह रहे हैं तो आप असम्बलियाँ, कौमी असम्बली तहलील करें, बाकी 2 सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील करें, तो कर लेते हैं आगे 1 महीने। मगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाली बात पे नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप तहलील करें, महीना आगे ले जाना चाह रहे हैं ले जाएं, 2 महीने आगे लेके जाना चाह रहे हैं ले जाएं, मगर असम्बली तहलील करें, या ये रिटर्न फॉर्म में अदालत के सामने मौजूद होना चाहिए कि जनाब ये हम इस पे इकरार करते हैं, जो कि अभी होते हुए नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अभी एक ब्रेक की मैं तरफ चल रही हूँ, मगर जिस तरह से एतजाज साहब ने कहा कि मुल्क में इस वक्त अना के साथ टकराव हो चुका है, तो ऐसी सूरत में सूरत हाल या नताइज बहुत ज्यादा भयानक हो सकते हैं। बावजूद इसके कि समझदारी का मुजाहरा करना होगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो वज़ीर आला के इख्तियारात हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये वाकई इख्तियारात की जंग है या फिर सोचे समझे तरीके से तहरीक इंसाफ के आखिरी किले को भी मिसमार करने की तैयारी हो रही है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, अब मामला आ जाता है गिलगित बल्तिस्तान का, होने क्या जा रहा है वहां पे? भाई वो एक ये पाकिस्तान की एक रविश है कि जब हवा का रुख बदलता है तो वो बदल ही जाता है, पूरी ऑल द वे जाता है। तो पहले ये पीटीआई वालों की जो है यहाँ की हुकूमत, इस्लामाबाद की हुकूमत गई, फिर उसके बाद चाहे उन्होंने खुद असम्बलियाँ तहलील कर दी, बल्कि पंजाब के अंदर को उनकी उल्टा दी गई थी गवर्नमेंट, तो वो बड़ी मुश्किल से लेके वो तहलील की, वो की। फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट गई जो है, तो अभी जो है हालांकि वहाँ पे उनकी 65% के करीब जो है ना मेजॉरिटी थी, तो अब वहाँ पे वो पोजीशन में बैठे हुए 3 धड़े बन गए हैं। तो अब लास्ट एक जो आइलैंड बचा हुआ है, एक किला उनके पास छोटा सा, इतना सा मिन्ना सा, रकबे वाइज बहुत बड़ा है, रकबे वाइज वो जो है गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के बाद दूसरा बड़ा सूबा है, अगर उसको सूबा कोई माने, मगर उसको सूबा मानता कोई नहीं है। बड़ी मुश्किल से 60-70 साल बाद उनको बेचारों को ये कि जी कश्मीर कॉज की लाइबिलिटी वो थे कि जी क्योंकि हम आपको कश्मीर की स्टेटस के अंदर ही तब्दीली किया जा सकता, उन्होंने लद्दाख को अलहदा, बिल्कुल अलहदा कर दिया और 370 लगा दी। तो हमारे यहाँ जो है बड़ी मुश्किल से उनको एक नॉमिनल पावर्स दी हुई है, एक जाली सी असम्बली बना दी है, चंद इख्तियारात उनको मिले हुए हैं उस असम्बली के पास, उनके पास वो इख्तियारात नहीं है जो कि बाकी चीफ मिनिस्टर्स के पास हैं। मगर वो चंद इख्तियारात भी, क्योंकि वहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट है, अब नेक्स्ट स्टॉप इज़ गिलगित बल्तिस्तान, और उसका आगाज़ शुरू कर दिया। और वही पुराना तरीका जो है ना अतार का, वही लौंडा और वही दवाई जो है ना वही वहाँ पे चल रही है कि ब्यूरोक्रेसी आ रही है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो काम करवाया जा रहा है वहाँ पे वो चीफ सेक्रेटरी साहब से करवाया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब मोहिउद्दीन साहब जो हैं, ये माजी में भी ये बिल्कुल जो सिक्का बंद पार्टी के साथ जिनकी एफिलिएशन मानी जाती है ना,
नून लीग की, कई PTI के भी इस तरह सिक्का बंद हैं। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो है ना उस तरह ही है। तो बिल्कुल ये इस्लामाबाद की उसके ताबिक फॉर एग्जाम्पल इशू वहाँ पे ये हुआ है कि वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब ना वाइसराय की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल वो चीफ मिनिस्टर को कुछ नहीं समझता, होता मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ। और ये हमारे नीचे जो है ना ये मुलाजमीन है, रियाया है, ये रियाया के तौर पे देखा जा रहा है। ये बहुत बड़ा एरिया है गिलगित बल्तिस्तान कहने को। उसके भी जी वो उस वक्त वहाँ पे इशू ये है कि अवामी मैंडेट लेके आने वाले वज़ीर आला साहब बाख्तियार हैं या चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। पर फिलहाल जो है ना चीफ सेक्रेटरी साहब जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ताकत में लगते हैं और उनकी खुद मुख्तारी जो है ना बाकियों की तो वो नहीं लग रही। इशू ये आया कि गिलगित बल्तिस्तान में मुलाजमीन की भर्तियां भी उन्होंने वफाक के साथ इजाज़त से मशरूत कर दी। अच्छा, वहाँ से परमिशन मिलेगी तो वहाँ से करेगी। तो उन्होंने जो यहाँ पे किया कि 2-3 चीज़ें की। एक तो ये कि सूबे में कोटे से ज़्यादा वफाकी सिविल सर्विस तैनात पर मुकामी काडर का एहतजाज हुआ है कि जो एक लोकल आपकी सिविल सर्विस होती है, प्रोविंशियल सर्विस होती है, उस तरह गिलगित बल्तिस्तान की भी है। और इन एरियाज़ में और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इनकी एक बड़ी हसास नौयत भी है। ये वो है। तो वो वहाँ पर उन्होंने पहले ही वो किया था। डिप्टी कमिश्नर साहब 3 का कोटा था, 6 मुलाजमीन वो किए गए हैं। कमिश्नर का कोटा सिर्फ 1 था, मगर 3 में से 2 डिवीज़न जो है वफाक ने किए हुए हैं। और उन्होंने इतना लंबा ख़त लिख दिया है चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि वफाक को कि ये रेगुलराइज़ कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में रेगुलराइज़ हो रहा है, हर सूबा कर रहा है, वफाक कर रहा है। उन्होंने कहा जी ये रेगुलराइज़ कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले, तो आप हमें बताएंगे कर रहे हैं कि नहीं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपना वर्जन दिया है। उन्होंने कहा जी मैंने ये रूल्स ऑफ बिजनेस में नहीं, ये वफाकी हुकूमत ने बनाए हैं, मैं तब्दीली कर रहा हूँ। और साथ में उनका वर्जन है कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने वफाकी रूल्स ऑफ बिजनेस में कोई तरमीम नहीं की है और वज़ीर आला को मुझ पर एतमाद और हमारी बड़ी दोस्ती है। बाकी ये चाकू मारना वो अपना फ़र्ज समझते हैं और ये जो है मुझे नेक्स्ट लगता है उसी तरफ गामजन है जहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर हुआ, पंजाब में हुआ, इस्लामाबाद में भी हुआ। तो नेक्स्ट स्टॉप इज़ गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ पे अब नज़र रखें, कोई रह ना जाए, कोई बच ना पाए। चलिए बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू सो मच। देखने वालों का भी शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।